नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। मायावती ने कल बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक तो बुलाई थी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उस बैठक के दौरान मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया। कभी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पार्टी की कमान न सौंपने का ऐलान करने वाली मायावती ने आखिरकार कल की बैठक में ये साफ कर दिया कि उनके बाद उनका अपना भतीजा आकाश आनंद पार्टी का उत्तराधिकारी होगा। हालांकि जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया, या यूं कहे कि उन्होंने एक तरीके से सूचित किया अपनी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को, उस वक्त उन्होंने उसके पीछे तमाम सारे तर्क भी रखे। उन्होंने कई नेताओं के नाम गिनाए, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के रामचंद्र राजभर तक, और भी तमाम दूसरे बड़े नेताओं के नाम गिनाए, और ये कहा कि जब भी पार्टी की कमान किसी व्यक्ति के हाथ में दी गई या उसको कार्यभार सौंपा गया, तो एक तरीके से उसने अपने आप को पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर ही प्रस्तुत किया, और कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ जिस तरीके का आचरण होना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। ऐसे में अब इस बात की जरूरत है कि पार्टी स्वयं ही अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दे। इससे न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक मैसेज साफ हो जाएगा कि बहन जी के बाद आखिर कौन है जिसकी बात उनको माननी है, और दूसरा ये भी कि तमाम ऐसे लोग जो विश्वास पात्र थे लेकिन धीरे धीरे वो पार्टी का साथ छोड़ करके चले गए। बुरा दौर जब आया तो न केवल स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे तमाम ऐसे लोग जिनको पार्टी में पहले बड़े पद पे जिनको मायावती ने रखा, बल्कि निचले स्तर के भी तमाम नेताओं ने पार्टी का धीरे धीरे करके साथ छोड़ना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे, मायावती उनका जिक्र कर रही थी कि ये वो लोग थे जो उनके बेहद भरोसे के लोग थे, जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन संकट के दौर में ये सभी लोग पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, इसलिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की भी जरूरत है। ऐसे तमाम सारे तर्क देते हुए मायावती ने एक तरीके से अपने उत्तराधिकार का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर के बाकी देश भर के सभी राज्यों में संगठन की कमान अब आकाश आनंद यानी उनके भतीजे के पास होगी। इसके बाद से तमाम सियासी दलों की तरफ से ये कहा जाने लगा है कि परिवारवाद के खिलाफ जिस पार्टी का गठन हुआ, संस्थापक थे बहुजन समाज पार्टी के काशीराम, उन्होंने कभी भी अपने परिवार को पार्टी में एंट्री नहीं दी अपने जीते जी। हालांकि उन्होंने मायावती को उत्तराधिकारी अपना घोषित किया था, लेकिन मायावती ने अपने ही परिवार के एक सदस्य को पार्टी की बागडोर सौंपने का ऐलान करके ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके ही परिवार का सदस्य आगे भी पार्टी की कमान संभालेगा। तो आखिर इससे बहुजन समाज पार्टी को किस तरीके का लाभ हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी क्या अब खुल करके परिवारवाद के खिलाफ बोल पाएगी, और संगठन में किस तरीके से कामकाज प्रभावित होगा, क्या बेहतर होगा, या पार्टी के वो कार्यकर्ता, वो नेता जो काशीराम के मिशन के साथ जुड़े हुए थे, उनको निराशा होगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक बघेल साहब, तो इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से फराज किदवई साहब इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह निषाद साहब भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार है प्रमोद गोस्वामी जी, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले मैं प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलूंगा। प्रमोद गोस्वामी जी, करमवीर आजाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए। करमवीर आजाद जी, आपका बहुत स्वागत है, दलित चिंतक, बहुजन समाज के चिंतक हैं। सबसे पहले प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, आपको याद होगा कि खुले मंच से जब काशीराम ने मायावती के नाम का बतौर उत्तराधिकारी के तौर पर ऐलान किया था, उस वक्त ये कहा गया था कि काशीराम जिस मिशन को आगे लेके चले थे उसकी कमान अब उन्होंने मायावती यानी बहन जी के हाथ में सौंप दी है। परिवारवाद के खिलाफ बहुजन समाज के हित को आगे रखते हुए ये फैसला लिया गया था, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अंतिम समय तक पार्टी में एंट्री नहीं दी। लेकिन अभी आपने देखा कि पहले मायावती अपने भाई के साथ नजर आई, उनके साथ तो सियासी मंच साझा किया, और अब तो उन्होंने बाकायदा भरी मीटिंग में अपने उत्तराधिकार का ऐलान भी कर दिया और तरीके से भतीजे के हाथ में कमान सौंप दी। मायावती के इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? क्या इसका फायदा होगा, या आने वाले समय में इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? मानस जी, आपने कई सवाल किए हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं।
पहला तो बात जो आपने कही कि परिवार बात की, उसमें मुझे जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है पत्रकारिता का, उसमें अब राजनीतिक दलों के लोगों की कथनी और करनी में विभेद ही देखने को मिलता है। जो जिस बात की आलोचना हम करते हैं, फिर वही काम समय आने पर हम भी वही करने लगते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां कमोवेश परिवारवाद के इर्द गिर्द ही हैं और सत्ता हस्तांतरण भी या राजनीति का हस्तांतरण भी परिवारवाद में ही होता रहता है। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। जो दूसरी बात है कि काशीराम जी ने जब ये किया था, तो बसपा का गठन ही मिशन जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, जो दबा कुचला समाज है, उसको बराबरी के लिए या उसकी रहनुमाई के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए काशीराम ने DS4 बना के गांव-गांव साइकिल से, पैदल, गाड़ी से, जो भी साधन हुए, तो गांव-गांव जाके इस पार्टी को बहुत मेहनत की थी और खड़ी की थी। और ये बात भी सच है कि उस मिशन में मायावती का कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा था। वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसमें लगी रही थी। ये भी सच है कि काशीराम जी, मायावती जी पानी पी पी कर परिवारवाद की आलोचना, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो समाजवादी पार्टी को लेके वो हमला करती रही हैं। लेकिन अब स्थिति वही हो गई कि कहना कुछ है, करना कुछ है, देखना कहीं है, जाना कहीं है, बताना कहीं है। तो ये जो विडंबना राजनीति की है, अब उसको आप किसी रूप में भी देख लीजिए, मजबूरी कह लीजिए या मतलब उनका एक दोष कह लीजिए। तीसरी बात जो है वो महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, काशीराम जी ने मायावती को जो सत्ता सौंपी थी, राजनीतिक सत्ता सौंपी थी, वो उस पे बड़े अनुभव और उनको मांझने के बाद, उनको सारी ABCD का कहरा सिखाने के बाद, उनको जब ये महसूस हुआ कि नहीं, अब मायावती जी इसकी कमान संभाल सकती हैं, और उनको अनुभव हो जाने के बाद ये सौंपी गई थी। यहाँ एक दिक्कत ये है कि आनंद जो है, प्रकाश आनंद जो है, वो अभी आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए, ना तो उनको राजनीतिक समझ है और ना ही कोई संगठन में कोई बहुत ज्यादा उनकी वो है। बस ये है कि परिवार का एक संगठन मायावती जी का है और अब मायावती जी ने घोषित किया है तो लोग अपने कार्यकर्ता, लेकिन इसका कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है, फायदा तो नहीं होता है, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। हाँ, अगर इनको 2-4-6 बरस के बाद जब ये पार्टी के संगठन को संभाल लेते, देखते, आगे एक्टिव होते, ये 2-4 चुनाव जो है वो उसमें उनकी भागीदारी होती, उनकी भूमिका होती, उनकी समझ में आता कि हाँ कितने परिपक्व है, कितने अपरिपक्व है। शायद परिपक्वता के बाद अगर सौंपा जाता तो वो ज्यादा बढ़िया था। चौथी और अंतिम बात ये है, मायावती जी ने एक अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, उन्होंने कहा कि मेरे न रहने पर, ये शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद आप करेक्ट कर दीजिएगा मानस जी, जी मेरे न बिल्कुल ठीक रहने पर, हाँ, मेरे न रहने पर प्रकाश आनंद जी पार्टी की कमान संभालेंगे। उसके अगर उसके निहितार्थ में जाया जाए तो उसके मैं अपने निजी तौर पर, ये मेरी अपनी सोच है, मायावती जी अभी स्वस्थ हैं और वो मतलब एक्टिव हैं। ऐसी स्थिति में अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो इतनी वृद्ध हो गई हैं, असहाय हो गई हैं। तो जो मेरे न रहना शब्द जो है वो अपने आप में अंडरलाइन और बड़ा महत्व रखता है। वो लगता है कि जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, मान लीजिए कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और जो एक प्रक्रिया चल रही है केंद्र सरकार की, उसमें कहीं कोई स्थिति पैदा हुई कि उनके ऊपर कहीं ED CBI लगी, तो ऐसी स्थिति में पार्टी को कौन दिशा निर्देश देगा, पार्टी को कौन देखेगा? तो मेरे बाद संभालेगा, ये शब्द जो है उसके पीछे एक मुझे लगता है कि शायद ये भी उनकी एक आशंका या उनको डर ये है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है 2024 के चुनाव से पहले, या कोई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो एक सेकंड कमान होना चाहिए। ये अपनी जगह पर उनकी सोच सही भी हो सकती है कि आखिर फिर उसको कौन देखेगा या उसको कौन जी संभालेगा।
तीसरी बात जो और आखिरी एक बात और इस पे जोड़ना चाहूंगा, जो उन्होंने ये बात कही कि सब पर विश्वास किया, ये बात भी सही है कि चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों या और जो राजभर हों, ये सारे लोग हों, इन पर उन्होंने भरोसा तो भरपूर किया और उनको आगे भी बढ़ाया। लेकिन ये वो जानते थे कि ये हम सेकंड लाइन में ही हैं, फर्स्ट लाइन में नहीं हैं। अधिक मतलब वो दे देते, जो भी निर्णय होते थे वो मायावती ही करती थी, जो भी स्याह सफेद जो भी हो। हाँ, लेकिन उसमें उसको एक्टिवेट करने के लिए इन लोगों को एक सेकंड लाइन जरूर उन्होंने खड़ी की थी, लेकिन कहीं एरोगेंसी के कारण, कहीं वैचारिक धरातल पर तालमेल न बैठ जाने के कारण, जो भी कारण रहे हों, उस कारण जो इसके मिशन से जुड़े हुए नेता थे वो धीरे धीरे बाहर होते चले गए। उसका ये परिणाम हुआ कि बसपा भी कमजोर हुई और मिशन भी कमजोर हुआ, ऐसा मुझे लगता है। जो उनका वोट बैंक था वो भी खसका, या कहीं उसको लगा कि ये हमारा ये जो मिशन था ये सत्ता के लिए ही था। ठीक वैसे ही जैसे कि केजरीवाल साहब उसमें आंदोलन में जुड़े और उसके बाद ये कहा गया था कि सत्ता से कोई मतलब नहीं, सत्ता से दूर रहेंगे, और फिर वो सत्ता के में शामिल हो गए। तो वो जो मेरे कहने का मतलब जो था, जो मैंने पहले कहा था कि अब कथनी और करनी में फर्क है, कह क्या जी रहे हैं, इसके पीछे क्या है, ये समझना अब मुश्किल हो गया। और यही हम लोगों की दिक्कत हो गई है, मीडिया वालों की, कि अब आदमी के आचार विचार को समझ पाना संभव नहीं है। कहेगा कुछ और करेगा कुछ, तो वो हम लोगों के आकलन भी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसी हिसाब से सोचते हैं कि जब ये कह रहे हैं तो इसके मतलब इस पर टिकेंगे, या इस पर कहीं ना कहीं 50% तो उस पर स्टैंड करेंगे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है मानस जी कि अगर वो कह रहे हैं कि हम पूरब में जाएंगे, तो अब ये परसेप्शन बन गया है कि ये तो पूरब में तो नहीं जाएंगे। तो जी ये जो जी एक राजनीति के ऊपर से भरोसा कम होता जा रहा है, मुझे लगता है कि वो एक गंभीर चिंता का विषय है। जी बिल्कुल ठीक कहा। चलिए, इस बीच में आपको बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे की एक बयान उनका सुनवा देते हैं। उसके बाद करवीर आजाद जी और बाकी जो हमारे पैनलिस्ट उनके साथ उनके पास चलते हैं। जरा प्लीज उस बाइट को की प्ले कर सांसद दीजिए। रितेश पांडे है। रितेश जी, एक फैसला आया है आपके सुप्रीमो की तरफ से, उत्तराधिकारी बनाया है अपने भतीजे को। इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? और पहले तो ये सवाल कि ये फैसले का क्या मायने है? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिम्मेदारियां आदरणीय आकाश आनंद जी को दी हैं, वो उन्होंने बिल्कुल बहुत सोच समझ करके उनको ये नई जिम्मेदारियां दी हैं। और ख़ास तौर से भारत में युवाओं का बढ़ता प्रभाव और युवाओं को आगे बढ़ाने की जो सोच है बहुजन समाज पार्टी की, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और ये बहुत ही स्वागतपूर्ण डिसीजन है। और मेरा मानना है कि ये खास तौर से जो युवा वर्ग है उसको एनर्जाइज करने का काम करेगा। तो करमवीर आजाद साहब, आपने सुना कि अब तो पार्टी के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि जो बहन जी ने जो किया वो ठीक ही किया, आमतौर पर कहते भी हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आप लगातार बहुजन समाज के लिए काम करते रहे, दलित चिंतक के तौर पर आपको जाना जाता है। तो जो मिशन काशीराम का था, आपको लगता है वो कंप्रोमाइज हुआ, क्योंकि तिलक तराजू और तलवार से लेकर के हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है तक का सफर, और उसके बाद परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाते उठाते अब परिवारवाद की तरफ रुख। तो क्या ये माना जाए कि जो काशीराम का मिशन था वो पूरी तरीके से अब कंप्रोमाइज हो चुका है? मानस भाई, दरअसल आप एक चर्चा बहुत बार करते हैं, और मैं समझता हूं कि जिस विषय पे आप कहते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार का जो बयान था, मानस भाई, आज भी हम जूते खा रहे हैं। आपको मतलब उनको कहने भर से इतनी तकलीफ हो गई। आज भी हमारा समाज जो पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग है, आज भी जूते खा रहा है। आप उनके दिल से पूछिए न मानस भाई कि किस तरीके से। मैं एक सामान्य बात करता कि करमवीर आजाद जी, कि क्या काशीराम का मिशन कंप्रोमाइज हुआ है?
नहीं नहीं, क्योंकि नो डाउट ऐसा। देखिए मानस भाई, आपका कहने का भाव नहीं, आपके कहने का भाव जो है मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं ये सोच के आया था कि अगर उस मुद्दे की आपने बात करी तो मैं वो ये जवाब जरूर दूंगा, लेकिन खैर बहरहाल मेन मुद्दे पे आते हैं, जिस बात को आप जानने का प्रयास करते हैं, प्रयास प्रमोद कर रहे हैं, और गोस्वामी जी कुछ कह रहे थे, एक बार सुन लेते हैं, आपसे ही शायद कह रहे हैं वो। जी प्रमोद जी। मैं एक विनम्रता पूर्वक अनुरोध आपसे करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये आज भी अगर जूते खा रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, सवाल ये है कि उसमें कहीं ना कहीं काफी सुधार हुआ है मिशन की वजह से ही, आप लोगों के एक्टिव होने की वजह से। दूसरी बात ये है कि सवाल ये नहीं है कि हाथी ये जो जूते खाने की बात है, तीर तराजू और तलवार। सवाल ये है कि इस समय बात ये हो रही कि क्या कथनी और करनी में, मिशन में मानस जी का आशय ये है कि कथनी और करनी में फर्क आया है या नहीं आया है। तो ये विशेष बात है। नहीं, मैं गोस्वामी साहब मैं इनकी भाव को समझ गया हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा था, लेकिन चूंकि ये कई बार ये बातें आती है और मैं आपको याद दिला दूं। गोस्वामी साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी हाल ही की आपके बांदा की वो है, आपको पता होगा बांदा में एक अनुसूचित जात को हैंड पाइप से पानी पीने के लिए उसके पिताजी को इतना मारा जाता है कि वो व्यक्ति गांव छोड़ करके भाग जाता है। इसी राम राज्य की, जो आप जिस राम राज्य की बात कर रहे हो, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये घटना है, मैं कोई दूर की बात नहीं, और आपके बांदा की घटना है। और ये बकायदा मानस भाई ने तो बहुत बढ़िया चलाया था उस मुद्दे को। खैर वो बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है। नहीं, आपके गोस्वामी साहब, आप बहुत एक सेकंड खाली सिर्फ एक सेकंड दूंगा। आपने जो तीर तराजू की बात कही थी वो ठीक है, आपकी बात से सहमत भी हो सकता हूं कि ये विकृतियां रही हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिसको आप कहते थे ये मनुवादी है। तो ये कैरेक्टर में दोहरापन क्यों है? सवाल इस पर आप बात कीजिए कि दोहरापन ये कब खत्म होगा राजनीति से और मिशन से? देखिए, मिशन से दोहरापन कभी नहीं खत्म होता है, राजनीति में दोहरापन आ सकता है। आप ये देखिए, मिशन से भटक गई। सुन तो लीजिए मान्यवर, सुन तो लीजिए। आपको लग रहा है मिशन की है ना, मैं तो कह रहा हूं कि मिशन की है ही नहीं है। जिस दिन मान्यवर काशीराम के, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ना कि एक ग्रास रूटर और एक पैराशूटर, मैं उस बात पे आपको जवाब देना चाहता हूं। एक ग्रास रूटर होता है, एक पैराशूटर होता है। जिस मिशन की बात करते हैं आप, मैं माननीय गोस्वामी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस मिशन की बात करते हैं, जो बाबा साहब ने कहा था, पे बैक टू सोसाइटी, मनी, माइंड एंड टाइम का 20वां हिस्सा सामाजिक उत्थान के लिए हर व्यक्ति को देना है। आज हर व्यक्ति व्यक्तिवादी हो गया है। आप एक व्यक्ति बता दीजिए जो IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है, केवल वो टीवी बीवी और अपने व्यक्तिवादी में नहीं फंसा हुआ है। क्या वो बाबा साहब के कुर्बानियों को, केवल बाबा साहब का नाम लेकर के लोग अपना झोली भरने का जो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कहता हूं, 3 तरीके के गुलाम होते हैं, तोता गुलाम, तीतर गुलाम और केकड़ा गुलाम। तो ये तीनों गुलाम जो हमारे समाज के जो लोग हैं, वो ही ये तीनों गुलाम है। भाई, तोता लोहे के पिंजरे में रखा जाता है और जो है वो सेब खाएगा और ये जो है बढ़िया बढ़िया चीज खाएगा, और कहीं आपने गलती से तोते के पिंजरे में हाथ डाल दिया और क्रोधित है तो वो आपको काट भी खाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तोता जो होता है, अगर उसका पंख नहीं कटा है और पिंजरा खुला मिल गया तो उड़ जाता है। और थोड़ा विश्लेषण कर दूं तीतर गुलाम का, तीतर गुलाम लकड़ी के पिंजरे में रहता है, उसका मालिक जो है तीतर को जैसे बसवार वसवार या घूर होता है वहां खोल देता है, तो
चरने चला जाता है और खाता क्या है, कीड़े मकोड़े। और जब उसके मालिक को जरूरत होती कि उसको पिंजरे में लाना है तो हांकने नहीं जाता, वो पिंजरे पे ऐसे करता है, ची 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 करता है, भोंकता है। सारे तीते जो है, जो मानसिक गुलामी से वो है, तो वो लोग सीधे वापस उसी पिंजरे में चले जाते हैं। और जो तीसरा गुलाम होता है, केकड़ा गुलाम, केकड़ों का एक नेचर होता है, केकड़ों का नेचर होता है, आप बड़े से किसी भगोने या बर्तन या दौरी वौरी में केकड़ों को रख लीजिए 10-20 को, एक निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसका पैर से पैर फंसा लेगा, कहेगा बाहर कहाँ निकल रहे हो। तो ये जो जो वेदना मैं बता रहा हूँ, सामाजिक वेदना, तो ये भरमार है ऐसे गुलामों की इस हमारे बहुजन समाजों में। और जो लोग व्यक्तिवादी हो गए हैं केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए, मुझे तो ये लगता है, कभी कभी मेरे पिताजी कहते हैं यार तुम संविधान बचाने की बात करते हो, इन जो तुम्हारे ही समाज के मनुवादी लोग हैं जो अपने ही लोगों का हक अधिकार छीने, उनका विरोध करना शुरू कर दो तुम। क्योंकि आज समाज जो आरक्षण का, ये बताइए, आरक्षण का तक किसी ने नहीं चखा है। हाँ, और आप आरक्षण की उससे लड़ाई लड़ाने की बात करते हो, कैसे लड़ेगा भाई? वो उस गांव का गरीब आदमी क्या जाने आरक्षण। और जो लोग आरक्षण का लाभ लिए हैं वो कहते नहीं, क्रीमी लेयर को बाहर मत करो, क्योंकि क्रीमी लेयर बाहर हो जाएगी, क्रीमी लेयर बाहर हो जाएगी तो हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं। अरे क्या जरूरत, आज बताइए ना, शेड्यूल कास्ट के ही आईएएस के बच्चे आईएएस हो रहे हैं, गरीब का कोई हो रहा है क्या? शिक्षा में जाकर के देख लीजिए ना, शिक्षा की जो बात हम लोग करते हैं ग्राउंड लेवल पे वो लड़ रहे हैं। जो हमारे शेड्यूल कास्ट के बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े वो बना लिए हैं, वो क्या वन नेशन वन एजुकेशन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, उस पर लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो व्यक्तिवादी है, वो व्यक्तिवादी है। ऐसे लोग एक बात बताइए, मैं तो ये चाहता हूं, यहां तक चाहता हूं कि जो आरक्षित सीटों पर लड़ने की बात, जो बाबा साहब ने पृथक निर्वाचिका का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, जिसके बदले में यह आरक्षण मिला, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा, मैं दुर्घटना कह सकता हूं कि ये आरक्षण का लेकर के आज जो लोग आरक्षण का लाभ ले करके खाली जो है वहां पे, आप बताइए ना, एक शेड्यूल कास्ट की बस्ती में चले जाइए, एक विधायक ही शेड्यूल कास्ट का हो, वो किस तरीके से सामंतवादी की तरह जो अपने ही भाई से व्यवहार करता है, क्या नहीं है? क्या ये गलत मैं कह रहा हूं? ये प्रयोगात्मक, मैं प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं कि वही गरीब व्यक्ति आज क्यों जो है वो जो है उसमें बड़ा कष्ट होता है। एक व्यक्ति पैसा पा गया, पैरासूट से उतर गया, जाके पाव न पटी बवाई, ताका जाने पीर पर आई। समाज का विश्लेषण करने के लिए एसी के रूम में बैठ करके सामाजिक विश्लेषण होगा, समाज की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विश्लेषण करने के लिए। जी, आपकी बात को हम लोगों ने सुना और समझा भी। दीपक बघेल साहब, क्या लगता है आपको कि जिस परिवारवाद के खिलाफ मायावती, या यूं कहें कि बसपा का जो मिशन था उस परिवारवाद के खिलाफ आज बसपा पूरी तरीके से, ये कह सकते हैं कि उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के रंग में रख गई जिस तरीके की विचारधारा के साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीजेपी काम करती रही, कोई डिफरेंस नहीं बचा? मानस भाई, ये इसमें कुछ नया तो हुआ नहीं है। देश के अंदर विरासत की सियासत करने वाले लोग ये पूर्व में भी करते आए हैं। आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल अपने महापुरुषों को बेचने का काम किया है। जहां महात्मा गांधी के नाम को लगातार बेचते केवल एक परिवारवाद की पार्टी सिमट कर रह गई। एक ही परिवार के 5 प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, उससे उनको कुछ नजर नहीं आता है। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पिछड़े जातियों की बात करते हैं, परंतु किसी को हक अधिकार दिलाने की बात करते केवल उनको सत्ता के अंदर और प्रधानमंत्री को बनाते नहीं। ये लोग केवल अपने परिवार से कुछ देख नहीं पाते। दूसरी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसको भी देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर चली, उसके बाद उसका हाल भी परिवारवाद की आगोश में आकर डूब गया। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, लोहिया जी के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ने का काम श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया और उसके बाद आगे वो परिवारवाद की भेंट चढ़ गए। तो ये सभी पार्टियां, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हम शुरू से कहते हैं कि ये केवल और केवल लिमिटेड एजेंसी है जो केवल और केवल महापुरुषों के नाम को बेचने का काम करती है, उनके नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करती है, भ्रमाने का काम करती है, और अंतोगंतव्य इनका एक ही लक्ष्य होता है, केवल और केवल अपने परिवार की भलाई, परिवार की सत्ता की मलाई चटाने का काम। बोलते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, अंधो बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो ये केवल यही काम कर रही है।
जहां पे भी कोई रेवड़ी देने की बात आएगी, सत्ता में हक अधिकार देने की बात आएगी, तो अपने परिवार से इतर इनको कुछ भी नजर नहीं आएगा और केवल केवल अपने परिवार में ही वो काबिलियत दिखेगी। आकाश आनंद जी की क्या काबिलियत है, आप मुझे बताइए। बहुजन समाजवादी पार्टी में उससे पहले भी दलित मूवमेंट हुआ, दलित मूवमेंट के अंदर काशीराम जी ने कभी भी अपने परिवार के व्यक्ति को नहीं लेकर आए। मायावती जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद में आकाश आनंद जी को किस काबिलियत के दम पर, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे नेता नहीं थे जो इतने काबिल थे, जो बहुजन समाजवादी पार्टी को आगे स्तर पर लेकर जाते? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना की और के अंदर चुनाव का जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को दी गई। क्या स्थिति में आज वहां तीनों राज्यों के अंदर आकर खड़ी हो गई बहुजन समाजवादी पार्टी। पहले 2018 के अंदर इनके पास, जहां मध्य प्रदेश के अंदर 5.8% कुछ वोट परसेंटेज हुआ करता था, आज केवल 3% पे आकर सिमट गई बहुजन समाजवादी पार्टी। वहीं पर अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो इनके पास 3.87% कुछ वोट हुआ करता था, आज 2% पर आकर बहुजन समाजवादी पार्टी सिमट गई। वहीं पर अगर राजस्थान की बात करें तो 4% का वहां पर वोट परसेंट हुआ करता था, 2% पे आकर सिमट गई। 6 विधायक हुआ करते थे, केवल और केवल 4 राज्यों के अंदर 2 विधायक लेकर आता है बहुजन समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश के अंदर आज क्या स्थिति हो गई है, 1 विधायक वाले। सोचिए, तो ये मूवमेंट और वो जिन महापुरुषों के नाम पर बनते हैं, केवल केवल स्वार्थ की राजनीति सिद्ध करने के लिए, परिवार लिमिटेड बनाने के लिए, उन सभी महापुरुषों को सबको बेचकर, उन सभी जो उस मूवमेंट में लोग लगते हैं, उन सबकी उम्मीदों और सपनों को सौदा करते हैं। ये सौदागर लोग हैं, क्योंकि जो मूवमेंट में जब आदमी जुड़ता है तो उसके लिए कुछ उस मूवमेंट में वो अपने पूरे समर्पण भाव के साथ में जुड़ता है। उन सभी समर्पण भावों को ध्वस्त करने का काम, उसकी आशाओं को, सपनों को, जिस तरह का वो किसी विचारधारा को लेकर चलने का काम करते हैं, उन विचारधारा पर पानी फेरने का काम इन परिवारवादी पार्टियों ने किया है। और मुझे लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अब इसी प्रकार से आगे बढ़ती रही तो जिस प्रकार से उनका जो ग्राफ है वो लगातार नीचे कर रहा है, आगे आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाजवादी पार्टी शायद राष्ट्रीय राजनीति से लेकर प्रदेश राजनीति के किसी फलक पर नजर आने वाली है। मनोज भाई जी, चलिए फराज किदवई साहब के पास चलते हैं, उसके बाद कुंवर सिंह निषाद साहब भी वेट कर रहे हैं। फराज किदवई साहब, आपसे तो मैं क्या सवाल पूछूं परिवारवाद पर, क्योंकि दक्षिण में करुणानिधि से भी बड़ा अगर किसी का सियासी परिवार है तो वो नेताजी का जो परिवार है, इसमें अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, मुख्यमंत्री से लेकर के और ग्राम पंचायत सदस्य तक सभी पदों पर सुशोभित हो चुके हैं आपके परिवार के लोग, जिसको हम लोग कैथई कुनबे के नाम से जानते हैं। तो जिस तरीके से पहले आपने काशीराम को अडॉप्ट करने की कोशिश की, वो काशीराम जो पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन आप देखिए कि अब मौजूदा वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे अब तो समाजवादी पार्टी को काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करने भी जाना होता है, उसके अलावा उनकी जयंती से लेकर पुण्यतिथि भी बनाते हैं, तो तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके लिए एक और मौका है बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, एक और मौका मिल गया, क्योंकि अब तो जो ये कहती थी मायावती की सबसे बड़ा परिवारवादी तो सैफई कुनबा है, अब तो आप भी कह सकते हैं उनको कि आप भी परिवारवादी हैं। मानस जी, सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगा अपने भाई दीपक बघेल जी की बात का, जिन्होंने कहा कि आकाश आनंद जी की काबिलियत क्या है। मानस जी, आपसे मुझे मदद चाहिए कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं जिन्होंने अब तक कम से कम 200 सेंचुरी मार रखी है, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, वो कौन है, मैं नाम भूल गया उनका। मानस जी, कुछ हेल्प कर सकते हैं आप मेरी? बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? 200 सेंचुरी मारी उन्होंने कम से कम, और कम से कम नहीं तो 500 विकेट लिए होंगे, और बेहतरीन फील्डर है मानस जी। मतलब हम लोग तो उनका क्रिकेट देख करके इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि पूरा देश जो है वो विराट कोहली से बड़ा उनको क्रिकेटर समझता है। नाम भूल गया मैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। मानस जी, कुछ कौन है बीसीसीआई के सेक्रेटरी? मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। अरे वो जय शाह, अमित शाह जी के बेटे, इतने बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और इतनी काबिलियत है मानस जी उनमें कि मतलब उनका क्रिकेट देख करके तो सही में हम लोग परेशान हो जाते हैं कि मतलब जो काबिलियत की जो लोग बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये मानस जी, बीसीसीआई का राजनीति से अलग विंग है वो। नहीं मानस जी, देखिए क्या है कि वो तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिक्र कर लीजिए इनका आकाश आनंद जी का ही, तो मुझे याद है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और एक मैं रैली में था बाराबंकी में,
सफदरगंज में वो रैली हुई थी जहां पे बहन जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की मीटिंग होनी थी। आकाश आनंद जी उस मीटिंग को अच्छी तरह से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैनेज कर रहे थे और सारी चीजें कर रहे थे। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एक्सपोजर पिछले 7-8 साल में लिया है, जिस तरह से वो एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में। बहरहाल ये बहुजन समाज पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन उसको आप अलग, मतलब बीसीसीआई का सेक्रेटरी, यहां तो कम से कम इन्होंने पॉलिटिक्स में कुछ 5-6 साल अपनी बुआ जी के साथ रहकर के कुछ सीखा, कुछ तजुर्बा लिया। हम लोग देखते हैं कि अक्सर उनके साथ मीटिंग्स में इधर उधर जा रहे हैं, वहां तो मुझे लगता है कि वो बैट ठीक से नहीं पकड़ पाते होंगे और उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया। तो परिवारवाद जो है ना, वो भारतीय, अभी मैं आऊंगा परिवारवाद की लिस्ट पे मानस जी, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पे आऊंगा, लेकिन एक 33 साल का नौजवान जिसका नाम आकाश आनंद है, अगर वो अपनी ऐश और आराम जिंदगी को छोड़ करके और देश की सेवा करने जा रहा है, तो हम लोग उसको मानस जी, इको हो रही है, आवाज इको हो रही है। स्पीकर अगर ऑन हो तो बंद कर जी मानस जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक 33 साल का नौजवान जो है वो अगर अपनी ऐश और आराम की जिंदगी छोड़ करके अगर देश की सेवा करना चाहता है, तो हमारी तो उसको शुभकामनाएं हैं। और जो मान्यवर अभी हमारे जो करमवीर आजाद जी हैं और तमाम वक्ताओं ने बोला, मैं उनकी सबकी बातों से सहमत हूं कि मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन था उसको आकाश आनंद जी को आगे बढ़ाना है। लेकिन पिछले 9 साल से जो बहुजन समाज पार्टी जिस मान्यवर काशीराम साहब के मिशन से कुछ भटक गई है, और उस भटकी हुई बीएसपी को आकाश आनंद जी के कंधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आकाश आनंद जी को अभी बहुत सारे, अपनी जो उनकी बहुजन समाज पार्टी है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने होंगे, क्योंकि जो कॉर्पोरेट कल्चर बीएसपी में अभी डेवलप हो गया है उसको खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ग्रास रूट पे मैं ये मानता हूं कि 2007 से पहले से आरएसएस से अगर अच्छा संगठन किसी का हुआ करता था तो वो बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था, और ये देन थी मान्यवर काशीराम साहब की जब उन्होंने DS4 और बामसेफ जैसे संगठन को खड़े किए। मान्यवर काशीराम साहब ने तो साहब लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक साइकिल यात्राएं निकाली हैं, और उनके में कितने नाम लो, आप त्रिभुवन दत्त जी को ले लीजिए। त्रिभुवन दत्त जी ने, हमको तो लगता है कि मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के वो जिसको बोलते हैं प्लेस किए हैं। प्लेस मतलब आप समझ रहे हैं ना, इन लोगों को चेतना जगाने के लिए RS कुशवाहा जी, लाल जी वर्मा जी, रामचल राजभर जी, डॉक्टर मसूद साहब, राशिद अलवी साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मतलब अनगिनत। ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी फैक्ट्री थी, सच है कि जहां से ये सब नेता निकले हैं। लेकिन 2007 में जब से ये बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई और उसके बाद से जो कॉर्पोरेट कल्चर इसमें शुरू हुआ, मानस जी मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, करमवीर आजाद जी बैठे हुए हैं, बहुजन समाज, मैंने खुद ये देखा है कि बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष भी आज की तारीख में अगर वो जिला पंचायत मेंबर का भी टिकट मांगता है तो उसको एक प्री रिक्विजिट कुछ कंडीशंस होती है वो पूरी करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आकाश आनंद जी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मानस जी, बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को तब तक नहीं अचीव कर सकते जब तक कि करमवीर आजाद जी बैठे हैं, आप बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, कि बाबा साहब ने कहा था आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं अचीव कर सकते जब तक सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इंडिया में आप नहीं अचीव कर सकते। तो सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के जो थॉट प्रोसेस था उसमें एज अ पार्टी तो बीएसपी ने अचीव कर लिया, लेकिन लाइन में लगा आखिरी आदमी बहुजन समाज का आज भी 2000 रुपए महीना कमाने के लिए बेचारा परेशान है। तो आकाश आनंद जी एक नौयुवक हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं कि मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, और वो बहुजन समाज पार्टी को, जो कि मान्यवर काशीराम साहब का एक मिशन था, जो कि जिसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी, एक बड़े नेता थे, महापुरुष थे, उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए आकाश आनंद जी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में अभी जो मोडस ऑपरेंडी आजकल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसको उनको चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल ये उनका आउटलुक है। दूसरा आ जाते हैं मानस जी परिवारवाद पे। मानस जी, जहां तक रही बात परिवारवाद की, अभी आपने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिया। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में वो घूमे थे, उन्होंने यात्राएं निकाली थी, उन्होंने आदरणीय नेताजी के साथ उन्होंने ट्रेनिंग ली। वो भी चाहते तो अमेरिका, लंदन, कनाडा में कहीं जाकर के सेटल हो जाते, लेकिन आज भी वो जिला जिला गली गली घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको देश के उत्तर प्रदेश की सेवा करनी है, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़नी है। अब आ जाते हैं आप भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद बोल रही है। नीलेश राणे किसके बेटे हैं?
या आप बताइएगा, मैं आपका ज्यादा समय निवेश करूंगा। देवेंद्र फडणवीस के फादर क्या करते थे, आप बताइएगा। पीयूष गोयल के फादर क्या करते थे, किरण रिजिजू के फादर क्या करते थे, बीवाई राजेंद्र के फादर क्या करते थे, पंकज जी के फादर क्या है, जयंत सिन्हा जी के फादर क्या थे, प्रवेश वर्मा जी के फादर क्या थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहाँ किस फैमिली से आते हैं, अजीत पवार किस फैमिली से आते हैं, चिराग पासवान किस फैमिली से आते हैं, पशुपति पारस जी किस फैमिली से आते हैं, दुष्यंत चौटाला जी किस फैमिली से आते हैं, संतोष मांझी कौन है, प्रवीण निषाद क्या है, और एक लंबी लिस्ट है। अभी आप देखिए कर्नाटका में इनके जो विधानसभा, इनके जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो किसके बेटे हैं, वो पूरी दुनिया को पता है। तो भारतीय जनता पार्टी के देखिए मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली क्या है ना कि झूठ का पुलंदा है। ये भारतीय झूठी पार्टी है जो कि ना तो जनता से किए हुए वादे जो इन्होंने 2014 में पूरे कर पाई और ना आगे पूरे करेगी, क्योंकि इनका सिर्फ एक इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है कि किसी न किसी तरह से इनको पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक तरीके से इनको अपनी सरकार बनाना है और चलाना है और सरकारों को चुराना है। चलिए कुंवर सिंह निषाद साहब के पास चलते हैं। काफी देर से इंतजार करें। निषाद साहब, अभी तक तो यादव परिवार कहा जाता था, उसके बाद ये कहा जाता था कि गांधी परिवार है, अब मायावती का भी परिवार आ गया, उनके लिए भी तो बीजेपी के निशाने पे तो सभी होंगे आपके साथ अब तो यानी आपकी तरफ से कुछ तो फोकस हटेगा। अभी तक तो सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी बीजेपी आप ही को कहती थी। अनम्यूट कर लीजिए। फरहाद साहब ने जो बात कही और दीपक जी की बात का जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, तो शायद मुझे लगता है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार इनको सोचना चाहिए कि वास्तव में इस देश में सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी कौन है। मैं इस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मायावती जी जिस मिशन को लेके चली थी और आकाश आनंद जी अगर उस मिशन को आगे बढ़ाते हैं तो इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। इसमें किसी को दिक्कत अगर किसी को होगी तो भारतीय जनता पार्टी को होगी, क्योंकि करमबीर आजाद साहब ने जो बात कही, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि आज भी जो दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, पिछड़ा समाज है वो जूते खाने का काम कर रहा है, वो जूते खा रहा है। इस पनौती काल में स्थिति ये हो गई है कि दलित, पिछड़े और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार की जो पराकाष्ठा है वो पार हुई है इस सरकार में। और जब से भाजपा और आरएसएस का जब से राज आया है, अगड़े हुए हैं और पिछड़े हुए हैं। लेकिन जो बात है वो आकाश आनंद जी को लेके है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो मायावती जी थी, वास्तव में इस मिशन की शुरुआत मान्यवर काशीराम जी ने की थी। और उस समय पे जो पूरे 85% जो समाज था वो एक कहता था कि काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो काशीराम जी को केवल दलित समाज नहीं, पूरा पिछड़ा, वंचित, शोषित, आदिवासी सभी वर्ग के लोग अपना नेता मानते थे। और मान्यवर काशीराम जी ये कहते थे कि हमारी लड़ाई किसी जाति या वर्ग से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो पिछड़े, वंचितों का जो हक अधिकार मानते हैं, उनका दमन और शोषण करने का काम करते हैं। वहां से मायावती जी उनके साथ शुरुआत हुई। लेकिन आज हमको लगता है कि वो जो मिशन था बहन जी का, बहन जी उस मिशन में पिछड़ने लगी हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो स्थिति बनी, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के पिछले लंबे समय से उन्होंने जो काम किया वह बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन मैं माननीय प्रमोद जी ने जो कहा, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हो सकता है कि आगामी समय को ध्यान में रखते हुए मायावती जी इस तरीके का फैसला ले रही हैं। और बामसेफ और BS4 इस समय बामसेफ के भी कई बयान आपने देखे होंगे पिछले 8-10 दिनों में। तो बामसेफ ने भी अपनी आपत्ति मायावती जी को लेकर दर्ज की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम मायावती जी के साथ नहीं है। लेकिन हमारा मानना यह है कि मायावती जी के शासनकाल में वास्तव में पिछड़े दलितों का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। और इस समय आवश्यकता है कि एक नए सिरे से शुरुआत हो और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस मिशन पर अगर बात आगे बढ़ती है तो यह स्वागत योग्य कदम होगा। और आकाश आनंद जी को हम तो शुभकामनाएं देंगे कि एक नई पीढ़ी अगर आगे आ रही है और आगे आकर दलित पिछड़ों के मिशन को संभालती है, उसको आगे बढ़ाती है, तो ये स्वागत योग्य बात होगी। और ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी के मैं अपने बेटे को चाहूँ अगर काबिलियत के बिना अगर किसी को बढ़ाना चाहूँ तो यह संभव नहीं है। काबिलियत तो होना आवश्यकता है। अगर उनके अंदर काबिलियत होगी तो वो आगे जाएंगे, और अगर उनके अंदर काबिलियत नहीं होगी
तो वो शायद मिशन उस रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए सिवाय भाजपा और आरएसएस को छोड़कर, क्योंकि जो आने वाले समय में जो दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं, जिस प्रकार से हिंदू बनाकर पिछड़े, दलित और आदिवासियों को ठगने का, छलने का काम आरएसएस ने किया है, उस की अब जो कमर है वो शायद अब टूटने वाली है। युवा वर्ग जाग रहा है, अपने हक अधिकार मांग रहा है, तो उसमें आपत्ति अगर किसी को होगी तो केवल भाजपा आरएसएस की होगी। और कांग्रेस पार्टी इस फैसले का पूर्ण रूप से स्वागत करती है। चलिए दीपक बघेल जी से एक बार सवाल लेते हैं। दीपक बघेल जी, कल जिस बात का जिक्र मायावती कर रही थी, जो चिंता जाहिर कर रही थी कि उन्होंने ये फैसला लिया क्यों, तो एक तर्क उन्होंने दिया कि चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, राम अचल राजभर हो, लालजी वर्मा, ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने गिनाए और कहा कि बुरा वक्त आया तो ये लोग पार्टी का साथ छोड़कर के चले गए। आकाश आनंद उनके भरोसे के हैं, इसलिए उनको ये कमान दी जा रही है, उनको उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा है। लेकिन क्या ये इस बात की गारंटी है कि परिवार का व्यक्ति परिवार के साथ जुड़ा ही रहेगा? क्योंकि हमने देखा कि अगर उत्तर प्रदेश में चाचा और भतीजे में टकराव की स्थिति हुई सत्ता में आने के बाद, जिस तरीके से शरद पवार के बेटे के भतीजे अजित पवार को आपने सत्ता के लिए तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी में, तो इस बात की तो कभी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल को सत्ता का बहुत बड़ा प्रलोभन हो तो आकाश आनंद या कोई भी XYZ अलग नहीं हो सकता अपने परिवार से। मैं उन्हीं का नाम क्यों लूं, कोई भी अलग हो सकता है। आपने भी तमाम डोरे डाले आपने शिवपाल जी पे, अजित पवार जी को तोड़ने में आप कामयाबी रहे। मानस भाई, पहले तो मैं फराज खिलवाई जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने परिवारवाद की बात करी, मैंने कहा राजनीतिक क्षेत्र में परिवार और अन्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकी बात को हम मान भी। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव, प्रतीक यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, ये तीनों, हाँ लिस्ट दिखा दीजिए कुंवर निषाद जी, अभी आपका भी नाम आएगा, आपकी भी लिस्ट है मेरे पास में और मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे याद है। राजपाल यादव, ये कौन से परिवार के लोग हैं? ये अलग अलग परिवार के लोग हैं। इन्होंने 10 अलग अलग परिवारों के नाम बताए और मैंने एक ही परिवार के लोगों के नाम बताए 10। ये सारे लोग केवल अपने परिवार से बाहर गए ही नहीं, ये अपने परिवार तक सीमित रहे। और रही बात काबिलियत की, बात कर रहे थे मेरे फराज भाई, किदोई भाई जी, कि काबिलियत क्या है, कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी की काबिलियत क्या थी कि 2012 के अंदर उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए क्या? क्योंकि चुनाव तो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे लड़ा गया, उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया बाद में। अरे सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे वोट पड़ा था, सबको मालूम है कि भाई जी, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा, आपके समय पे मैं नहीं बोला, मुलायम सिंह यादव जी को सत्ता से बाहर करके खुद कुर्सी पर काबिल हुआ और उसके बाद उनकी क्या काबिलियत है आप देखिए। 17 के बाद 19 में के चुनाव में, 22 के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, ब्लॉक के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में, एक चुनाव के अंदर अखिलेश यादव जी ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बाद में पूरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बागडोर अपने हाथ में ले लिया और अपने ही चाचा को जब राजनीति के बीच में आए तो उनकी आहुति देने में कोई गुरेज नहीं किया। तुरंत जो संस्थापक सदस्य शिवपाल यादव जी, उनकी भी आहुति देने का काम किया। केवल क्योंकि सत्ता केवल एक परिवार की एक पीढ़ी के, और वो भी ब्लड रिलेशन वाले जगह पर रहे, ऐसी जगह पर ये सत्ता को काबिज करना चाहते। ऐसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी ने अगर सत्ता की कमान देनी थी तो अपनी बेटिया इंदिरा गांधी जी को देनी थी, इंदिरा गांधी जी को देनी थी तो राजीव गांधी जी को देनी थी, राजीव गांधी जी की पत्नी सोनिया गांधी जी सिपाही थी, और सोनिया गांधी जी के बाद भी आज भी पूरी कांग्रेस अगर एक नाम के पीछे खड़ी है तो वह राहुल गांधी। ये परिवारवाद नहीं है। बताइए, 5 प्रधानमंत्री होते हैं, 5 बार प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिलता है और आप परिवारवाद से इतर नहीं जा पाते, अपने ही परिवार के 5 प्रधानमंत्री बना देते हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो देश की दशा और दिशा को निर्धारण करते हैं, ऐसे पीवी नरसिम्हा राव गांधी परिवार से नहीं थे। सुन लीजिए, नरसिम्हा राव गांधी परिवार से नहीं थे। आपके यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी बनेंगे और अखिलेश यादव जी के बाद डिम्पल यादव जी बनेगी या उनके पुत्र बनेंगे। उसके अलावा समाजवादी पार्टी में कोई ना पिछड़ा है, ना कोई अल्पसंख्यक है, ना कोई दलित है, और केवल उनका पिता पुत्र का ही रिलेशन है और इसी के आगे ये समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। और ये बहुजन समाजवादी पार्टी भी आज उसी बागडोर में आके खड़ी है जो कांग्रेस ने परंपरा डाली थी। आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, उसके बाद में आडवाणी जी आए और उसके बाद में
नितिन गडकरी जी आए, वेंकैया नायडू जी आए, ये सारे लोग आए। आज जेपी नड्डा जी है, कोई बता सकता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का क्या जेपी नड्डा जी का पुत्र होगा या कौन होगा? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पार्टी निर्णय करेगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्णय करेगी कि अगला अध्यक्ष कौन हो। जेपी नड्डा जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं बने हैं। अरे जेपी नड्डा जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं बने हैं। मानस भाई ये सही जेपी नड्डा जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं बने हैं। अरे सुन लीजिए मानस भाई, अगर इस प्रकार से टीका टिप्पणी करते रहे फराज जी, तो फराज जी देखिए आपको आगे आने वाले समय में बोलने में बड़ी तकलीफ होगी। मैं हर पॉइंट पे आपको टोकूंगा, क्योंकि आपका हर पॉइंट गलत है। मैं उन सभी बातों को लेकर बोलने में तो तकलीफ होगी भाई, आप लोग को लगता है, ये तो बात सही बोल रहे हैं। बोलने में तकलीफ होगी, डर लगता है आप लोग। अभी सामाजिक करते हैं और हम लोग भी करते हैं, ये तो बात सच है। बोलने में तो तकलीफ हो सकती है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम लोगों को डरा के रखते, और आप कह रहे हैं कि हमसे डरते। आपके यहाँ पर तो जनता डरती थी, आपने तो इसका ऐसा माहौल उत्पन्न किया प्रदेश के अंदर। कहने की आवश्यकता नहीं है फराज भाई जी, और सभी चीजों को उठाना पड़ेगा, विषय से इधर घूम जाएंगे हम लोग। आप उस बात को वहीं तक सीमित रखिए कि किस प्रकार से आपने अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को, ऐसे जो माफियाओं को उठाने का काम किया, ये अलग बात नहीं है। उस बात को दबा के रखिए। रमेश बिदुड़ी ने क्या कहा लोकसभा में? रमेश बिदुड़ी जी की बात ले लीजिए, सबकी बात लीजिए, अभी आपकी बात आपकी मानस जी, ये कोई सही तरीका नहीं है। मुझे लगता है मानस जी इतनी हल्की टिप्पणियों के साथ में ये डिबेट करना चाहते हैं। अगर आपको लोकतंत्र पर भरोसा है तो आप लोकतंत्र को बनाए रखिए, डिबेट के अपने अपने समय पे बोलिए, अपने समय पे बोलिए। आपको लगता है कि आपके 2 विधायक नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपको समय चाहिए पूरा। जमीन पे आप काम कर नहीं सकते, टीवी पे आपको पूरा समय चाहिए। अरे इतना भाषण देने का शौक है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी कमियां हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी को हक अधिकार नहीं दे रही पाती, तो जाइए जमीन पर, जनता के बीच में जाइए। जनता क्यों आपको नकार दे उत्तर प्रदेश के अंदर? मोदी जी में भाई ना आप जनता को मुंह नहीं कह सकते मानस भाई। जनता जनार्दन होती है किसी लोकतंत्र के अंदर। 25 करोड़ जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर 35 साल के अंदर क्या सबसे दिखाया? मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जनता लेकर आई, तो इसका मतलब इनकी नीतियों को, नेतृत्व को, इनकी जो योजना थी उन सबको नकारने का काम किया। बघेल साहब, हम लोग अपने मुद्दे पर रहते, चलिए एक बार फिर से प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलते, क्योंकि समय भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एक सवाल जिस पर चर्चा होना लगता है मुझे बहुत जरूरी है। प्रमोद गोस्वामी जी, ये देखा गया कि एक जमाने में कार्डर बेस्ड पार्टियां वो सबसे ज्यादा मजबूत होती थी। अगर पुराने समय की बात करें, वामपंथियों के पास अपना कार्डर था जो कंट्रोल करता था पॉलिटिकल विंग को। कांग्रेस के पास भी एक सेवा दल था जिसको कहते थे कि बहुत रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। बहुजन समाज पार्टी के पास BS4 और बामसेफ था, उस कार्डर से लोग निकलते थे। लेकिन धीरे धीरे देखिए, ये तमाम कार्डर बेस्ड पार्टियों का जैसे जैसे कार्डर कमजोर होता गया, वैसे वैसे पॉलिटिकल विंग भी उनकी कमजोर होती चली गई। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि बीजेपी का जो कार्डर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको तैयार करता है, वो देखिए जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है, पार्टी भी देखिए वैसे वैसे ही आगे बढ़ती जा रही। तो आपको लगता है कि ये जो कार्डर बेस्ड पार्टियां थी, उनको फिर से बीजेपी के मुकाबले के लिए अपने उस कार्डर को फिर से मजबूत करना होगा, फिर से उनमें यह आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि पार्टी किसी की धरोहर नहीं है, वो जो कार्डर है दरअसल वही पार्टी का असली मालिक है। गोस्वामी जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, आपने ठीक कहा कि कार्डर बेस्ड कांग्रेस भी कार्डर बेस्ड पार्टी रही है, और दो ही तो नहीं बल्कि वामपंथी भी ये भी कार्डर बेस्ड रहे हैं। और काशीराम जी ने बनाया तो वो भी एक कार्डर बेस्ड था, ये बात सच है। देखिए राजनीति, अब जो मैंने आपसे पहले भी ये बात कही मानस जी, कि अब राजनीति में मूल्यों की, सिद्धांतों की, जन सरोकारों की, ये चीजों की अब कोई बात नहीं रह गई है। कार्डर बेस्ड पार्टी होने का यही रहता है कि नीचे से एक मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना खून पसीना बहा के आदमी इस सोच से आगे बढ़ता है कि अगर हम मेहनत करेंगे और वो करेंगे तो हम 90% मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन जब वो नीचे से आके उनने कहने हम तो 40 के बाद आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर परिवार में या कैडर बचेगा नहीं। कैडर तो नीचे खाली झाड़ू लगाने के लिए, बिस्तरा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, वहां पर वोट मांगने के लिए, घर घर जनसंपर्क करने के लिए कैडर का प्रयोग होने लगा। बाकी उनको जो योग्य लोग थे वो नेपथ्य में आ गए,
और जो लोग परिवार से जुड़े थे या जो वरदहस्त प्राप्त था वो लोग कहीं टिकट पा गए या उनको कहीं पद मिल गया। तो ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल इसमें ये सुधार होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये जो कैडर बेस्ड पार्टी की बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है, यही राजनीति है। अब राजनीति तो रह नहीं गई, न मूल्यों की रह गई है, न सिद्धांतों की रह गई, न मुद्दों की रह गई है। आप बताइए आजकल के भी चुनाव में अगर आप देख लें मानस जी, हम आप देख रहे हैं, बाकी सब लोग भी देख रहे हैं कि जो जन सरोकारों के मुद्दे उस पर बहस नहीं होती है या उस पर भाषण नहीं होते हैं, उस पर नीतिगत चीजें नहीं कही जाती हैं, उसको दिशा भटका के दूसरी तरफ आ जाते हैं, न वो फिर उसका जवाब देने लगते हैं। तो अब सत्ता पाने की राजनीति हो गई है। बेसिक बात यह है कि जन सरोकारों की, मुद्दों की, मूल्यों की या समाज को जो बिखरा हुआ है उसको जोड़ने की। अब आप समाज को ही जोड़ने के लिए लीजिए, सारे राजनीतिक दल यहाँ बैठे हुए हैं, सभी दलों के प्रतिनिधि हैं, कोई ऐसा दल नहीं है कि जो ये न कहता हो कि समाज में बिखराव से राष्ट्र कमजोर होगा, हम कमजोर होंगे, देश कमजोर होगा, सब कहते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो टिकट भी जातिगत आधार पर बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री भी, अब आप देख लीजिए, आती है जहां भी हो रहा है वो उसी आधार पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसी आधार पर टिकट बट रहे हैं, उसी आधार पर अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इसका जन सरोकारों से क्या लेना देना? इससे विकास क्या, इससे क्या देश का विकास होगा कि अमुक जाति का ले आया जाए या अमुक वर्ग का ले आया जाए, अमुक धर्म का ले आया जाए, बहुसंख्यक का ले आया जाए या अल्पसंख्यक का ले आया जाए? लेकिन न, अब ये तुष्टीकरण की भी राजनीति रही, लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति भी पिछले 50-60 वर्ष काफी चली, लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति भी धीरे धीरे नेपथ्य में जा रही है। तो ये चीजें एक साइकिल है, ये आएगा, लेकिन ये विकृतियां हैं, ये दूर होंगी। तो मुझे लगता है कि कैडर बेस्ड पार्टी ही, मतलब डॉक्टर लोहिया समाजवादी पार्टी नहीं, वो भी कैडर बेस्ड पार्टी रही, उसमें किसी एक का वर्चस्व नहीं रहा, उसमें सारे वर्गों के, सारे धर्मों के, सारे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दलित, पिछड़े, ये सारे लोग रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो जब उसका स्वरूप बदला तो परिवारवाद में कन्वर्ट हो गई और जब उसकी वजह से वो भी कमजोर होने लगी। तो यही बसपा के साथ, बसपा की बात यही थी कि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमेशा मिशनरी पार्टी रही, कैडर उसने एक अपना खड़ा किया, मजबूत कैडर खड़ा किया, उसकी एक आवाज पर सब लोग निकल आते थे। आप मायावती जी की, काशीराम जी की रैलियों को मैंने देखा है, कवर किया है, बेचारे रोटी लिए हुए, नमक लिए हुए, पता लगे 2 दिन से चले आ रहे हैं, ट्रेन में धक्के खाते चले आ रहे हैं। ये कैडर बेस था, ये उनका कैडर था, और कैडर को ये भरोसा था कि ये हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब दिक्कत मानस ये हो गई है कि अब वो समझ रहे हैं कि ये हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारे हक की बात कहकर अपने अपने परिवार के लिए, सत्ता पाने के लिए, मलाई खाने के लिए, माल काटने के लिए ये हमारा कैडर, हमको कैडर कह रहे हैं। तो ये जो एक चरित्र में, ये मूल्यों में, सिद्धांतों में जो बदलाव आया है, व्यापक परिवर्तन हुआ है, वो दिक्कत है कि हमको सत्ता चाहिए। कैसे चाहिए? वो चाहे हम बाई हुक लें, हम छल से लें, फरेब से लें, बेईमानी से लें, ईमानदारी से लें। तो जब ये एक एनार्की हो जाएगी तो फिर अब राजनीति क्या रह गई है? अब तो सत्ता पाने का द्वंद्व हो गया है, सत्ता पाने की होड़ हो गई है कि हम कैसे ले लें। उन्हें कहा हम दलितों के नाम पे ले लेंगे, हम पिछड़ों के नाम पे ले लेंगे, हम अगड़ों के नाम पे ले लेंगे। तो ये सारी चीजें जब तक बदलाव, और ये होगा, ये मतलब भले ही इस समय हम लोग सोच रहे हो ये बड़ी दूर की कौड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश की जनता जो है तो वो इन चीजों को समझने लगी है। यही कारण है कि बसपा, अभी जैसा आजाद साहब ने बिल्कुल सही कहा, और के मतलब जो मिशन था वो मिशन कमजोर हुआ है, और कमजोर होने का परिणाम ये हुआ कि उसके बाद वहां से लोग बीजेपी की तरफ कुछ दल शिफ्ट हो गया, कुछ समाजवादी पार्टी, वो चाहे 1% हो, 0.1% हो, लेकिन खस का वहां से। मेरे कहने का आशय ये है, वो जो रैली होती थी कि मतलब पूरा सड़क, राजधानी लखनऊ जो है, हमने देखा है मानस जी, मतलब पूरा पैक हो जाती थी, और हरा झंडा लिए हुए और नीला झंडा लिए हुए चारों तरफ जो है वो लोग गांव-गांव से और वहां से पैदल बेचारे जो दिहाड़ी
जी, चारवा का रेल हादसा भी हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि इतनी अनियंत्रित भूल भीड़ हाँ इतनी ज्यादा आ गई थी कि पूरा का पूरा हाँ पुल ढह गया था। 20-21 ढह लोग गया उसमें था मारे गए। बिल्कुल। तो ये कैडर बेस था मानस जी, ये कैडर की ताकत थी। तो अब वो कैडर खत्म हो गया, राजनीतिक दलों की ताकत खत्म हो गई, और अब वो आज नहीं तो कल उनको समझ में आएगा, और आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि अब हम ज्यादा दिन बेवकूफ अपने कैडर को नहीं बना सकते, या ज्यादा दिन दलितों को बेवकूफ नहीं बना सकते, पिछड़ों को नहीं बना सकते, अल्पसंख्यक को नहीं बना सकते। तो ये चीजें, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। चलिए प्रमोद गोस्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि समय समाप्त हो चुका है, इसके आगे इस बहस को नहीं ले जा सकते। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दीपक बघेल जी, फराज किदवई साहब, करमवीर आजाद जी, कुंवर सिंह निषाद जी और प्रमोद गोस्वामी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस बात की आशंका दलित चिंतकों की तरफ से 2 दशक पहले से ही जाहिर की जा रही थी कि अगर मिशन कंप्रोमाइज होता है, अगर दलितों, वंचितों, शोषितों के हक के लिए जिस मिशन को काशीराम ने खून पसीना बहा करके खड़ा किया, अगर भविष्य में वो मिशन कंप्रोमाइज होता है, अगर उसमें दूसरे समाज के लोगों का उसमें दबदबा बढ़ेगा, तो आने वाले वक्त में पार्टी अपने मिशन से भटकेगी। और अब ऐसा लगता है कि आशंका धीरे धीरे सही साबित हो रही है। फिलहाल मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी हो सकता है कि पार्टी की कमान एक युवा के हाथ में आ रही है, एक ऐसा युवा जो दलित बिरादरी से, अनुसूचित जाति से ही आता है, और निश्चित तौर पर वो मायावती के साथ कंधे से कंधा मिला करके शायद एक बार फिर से अपने काडर को खड़ा कर सके। शायद इसी उम्मीद से ही मायावती ने उनको ये कमान सौंपी होगी। चलिए आज इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।